students, welcome to our YouTube channel Biology Explanation. Now let us start next topic. The topic is law of independent assortment. Here we discuss about dihybrid cross. The phenotypes round yellow, round green and wrinkled green appeared in the ratio 9:3:3:1. Such ratio was observed for several pairs of characters that Mendel study. 9:3 रेशियो जो था वो बहुत सारे में मेंडल्स ने ऑब्जर्व किया था. 9:3:3 ratio can also be derived combination series 3 yellow 1 green with 3 round 1 wrinkle. These derivation can be written as follows. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 round 1 wrinkled, 3 round और 1 wrinkled. After this 3 yellow 1 green equal to round 9 round yellow wrinkled yellow 3 round or green 1 and wrinkled green. Based upon such observation on dihybrid process, this experiment and result of dihybrid process, ये जो एक मेंडल ने स्टडी किया था वो डाइहाइब्रिड प्रोसेस का रिजल्ट है. मेंडल्स प्रपोज ए सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन that we call Mendel's law of independent assortment. इसको जनरली उन्होंने क्या कहा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. द लॉ स्टेट्स दैट ये व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, जब कभी भी हम दो पेयर स्टेट को जो है हाइब्रिड में कंबाइन करते हैं. हाइब्रिड मीन्स लाइक दिस, capital R and small r. Here two characters but expression of only one characters because capital R is dominant. कैपिटल आर डोमिनेंट होता है, इसलिए एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है कि कैपिटल आर का ही होगा जिस कैरेक्टर को वो शो करता है. तो मेंडल्स जो है कि ये हाइब्रिड के फॉर्म में लेते सिग्निफिकेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स. हाइब्रिड में सपोज कर लीजिए कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये दिस इज द हाइब्रिड. कैपिटल आर सप्रेस द कैरेक्टर ऑफ स्मॉल आर. सिग्निफिकेशन ऑफ वन पेयर of character is independent of other pair of characters. And small r and capital R and small r, then after he take और उन्होंने किस कैरेक्टर को लिया था, कैपिटल y एंड स्मॉल y. तो कैपिटल R एंड स्मॉल r ये दो कैरेक्टर्स को जो है कि रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों जो है कि इनके जो पेयर हैं वो एक दूसरे के कैरेक्टर्स को प्रभावित नहीं करते. ये बिल्कुल अलग हैं और ये सेपरेट भी हो जाते हैं. तो इसी को उन्होंने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. बिल्कुल ये अपने आप को अलग कर लेते हैं. कब अलग करते हैं, गैमेट एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन. गैमेट्स फॉर्म जब होता है तो ये हाइब्रिड जो है एक दूसरे के कैरेक्टर्स को अपने अंदर नहीं लेते हैं, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं. द पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सिग्रीगेशन ऑफ टू पेयर्स ऑफ जीन्स ड्यूरिंग म्यूसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड पॉलन इन द F1. और इस तरीके से हमने पुनेट स्क्वायर के द्वारा देखा था कि जो है कि F1 जनरेशन में जो भी गैमेट्स प्रिपेयर होता था वो बिल्कुल अलग था, सेपरेट हो जाता था. कैपिटल आर and small r
capital Y and small y plants considered the segregation of one pair of genes capital R and small r. 50% of the gametes have the genes R and the other 50% है small r. वहाँ पे हमने देखा था कि जो 50% जो कैरेक्टर थे वो कैपिटल आर के थे और 50% कैरेक्टर जो थे वो किसके थे, स्मॉल आर के. नाउ beside each gametes having capital R or small r, it should be also have the alleles capital Y and small y. आफ्टर इसके बाद भी एक गैमेट्स थे, क्या थे, कैपिटल Y और स्मॉल y भी गैमेट्स थे. इसके भी 50% कैरेक्टर थे. Important thing, remember here that segregation of 50% of and 50% R is independent from segregation of 50% of capital Y and small y. ये 50%, this one is also 50%, this one is also 50%, and this one is also 50%, and this one is also 50%. They don't interfere characters. ये एक दूसरे के कैरेक्टर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, ये अपने कैरेक्टर्स को 50% जो है क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे. Therefore 50% of R bearing gametes has and the other 50% have small y. Similarly 50% capital R bearing gametes has and y and other 50% has small y. 50% इसमें जो कैरेक्टर्स थे और ये किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहे थे. Thus there is a 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स और 4 गैमेट्स प्रिपेयर हो रहे थे. 4 गैमेट्स फॉर्म्ड हो रहा था, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R एंड स्मॉल y, देन स्मॉल r, कैपिटल Y, देन स्मॉल r एंड स्मॉल y, each with frequency of 25% of the total gametes produced. और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे थे तो इस तरीके से जो है 25% इनकी फ्रीक्वेंसी थी. व्हेन यू राइट डाउन द 4 टाइप्स ऑफ एग्स एंड पोलन ऑन द 2 साइड्स ऑफ पुनेट स्क्वायर, इट्स वेरी इजी टू ड्राइव कंपोजिशन ऑफ द जाइगोट्स. और इस तरीके से हमने पुनेट स्क्वायर को जब ड्राइव किया था तो बहुत ही आसानी था जाइगोट्स के फॉर्मेशन में. दैट हम उस समय हमको 16 स्क्वायर्स बनाने पड़ते हैं और 16 स्क्वायर्स में जो है हमको जो रेशियो प्राप्त होता है वो किसका प्राप्त होता है, 9:3:3 वो का 1 का रेशियो प्राप्त होता है. नाउ वी कम ऑन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल्स पब्लिश्ड हिज वर्क इन द वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेंबर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 19th century. मेंडल ने जो अपना वर्क जो परफॉर्म किया था वो किस सन में किया था, 1865 में कर दिया था, लेकिन बहुत सारे रीजन्स थे जिसके वजह से जो है ये पहचाना नहीं गया और इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं हुई. कब तक नहीं हुई, 1900 सेंचुरी तक इसके बारे में, क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में किसी ने जो है कि एक्सप्लेन नहीं किया. Communication was not easy to in those days and his work could not be widely published. और इनके जो कम्युनिकेशन थे वो उस समय के कम्युनिकेशन जो थे वो आसान नहीं थे और इनका जो वर्क था वो पब्लिश नहीं हुआ. ये कारण थे कि आफ्टर 19th century इनके वर्क के बारे में कोई नहीं जानता था. सेकेंडली हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स आर फैक्टर्स इन मेंडल्स वर्ड्स. और जीन्स की जगह पे उन्होंने क्या लिया था, फैक्टर्स को लिया था. जीन्स की जगह पे क्या लिया था, जीन न लेके उन्होंने उसका नाम दिया था फैक्टर्स. एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स एंड अदर पेयर्स ऑफ एलर्स विच डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर. और इन्होंने पेयर ऑफ एलर्स जो थे इनके वो ब्लेंड नहीं कर रहे थे. ब्लेंड मतलब विचलन शो नहीं कर रहे थे. Was not accepted by his contemporaries as an explanation for apparently continuous variations seen in nature. और इसलिए जो उनके साथ वर्कर्स थे वो इस चीज़ को, इस नॉलेज को जो है कि वेरीफाइड नहीं कर रहे थे, क्योंकि
नेचर में वेरिएशंस है, अगर ऐसा होगा तो वेरिएशंस नहीं होंगे। थर्डली मेंडल्स अप्रोचेस ऑफ यूजिंग ऑफ मैथमेटिक एक्सप्लेनेशन, और थर्ड रीज़न क्या था कि जो भी इन्होंने यूज़ किया था वो उनका अप्रोच जो था मैथमेटिक्स की तरह से इन्होंने अप्रोच लगाया था। मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम, उनके समय के जो बायोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा इनका वर्क जो है कि एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये सारे रीजंस थे किसके, जिसके वजह से मेंडल्स का वर्क जो था, वर्क को जो है नॉट पब्लिश्ड हुआ, या इनके वर्क को जो है कोई नहीं जाना। फाइनली थ्रू मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट द फैक्टर्स genes were discrete unit. He could not be provide any physical proof of the existence of factors or say what they were made of. और उन्होंने ये भी नहीं प्रोवाइड किया था कि फैक्टर्स क्या है, जीन्स क्या है और ये किस चीज़ से मिलके बने हैं। ये सारी चीज़ों की, या इसको आप कह सकते हो कि ये सारी कमियां थी मेंडल्स के वर्क में जो थी। इन 1900 सेंचुरी 19 में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट डी वेराइज, कोरेनेस, वेन टेस्मार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट। इन लोगों ने क्या किया कि मेंडल्स के रिजल्ट को ही फिर से जो है क्या किया, मेंडल्स के रिजल्ट को मेंडल्स रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को फिर से क्या किया, स्टडी किया। आल्सो बाय टाइम ड्यू टू द एडवांटेजमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप दैट वेर टेकिंग प्लेस, और उस समय जब ये लोग वर्क में आए तो उस समय माइक्रोस्कोप भी अच्छे तरह से खोजा जा चुका था। एंड साइंटिस्ट वेयर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, और जो ये वैज्ञानिक थे कौन कौन, डी वेराइज, कोरेनेस और टेस्मार्क ने इसके ऑब्जर्वेशन को अच्छे तरह से एब्जॉर्ब किया। दिस लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, और इसके द्वारा जो है कि चूँकि माइक्रोस्कोप भी डेवलप हो गया था तो उन लोगों को स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छी तरह से जो है जानकारी प्राप्त हुई। डबल एंड डिवाइडेड जस्ट बिफोर ईच ऑफ सेल डिवीजन, और न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होता है, ये डबल होता है, फिर इसके बाद तो न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता है। दीज वेयर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, और उसको उन लोगों ने क्या कहा, क्रोमोसोम्स। कलर्ड बॉडीज एज दे वर विजुअलाइज बाय स्टेनिंग, और स्टेनिंग जब किया तो ये कलर्ड बॉडी जो है उनको दिखाई दिया। बाई 1902 द क्रोमोसोम्स मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्क आउट, और 1902 में जो है कि इनके मूवमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया, देखा गया, क्रोमोसोम्स के मूवमेंट को भी उन लोगों ने ऑब्जर्व किया। वर्कड आउट, वॉल्टर सटन एंड बावेरी noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosomes movements। और ये जो दो वैज्ञानिक थे इन्होंने पाया कि जो बिहेवियर क्रोमोसोम्स का है वो बिल्कुल सेम है, किसके बिहेवियर की तरह, एलएस की तरह से या जीन्स की तरह से कह सकते हो या फैक्टर्स की तरह से कर सकते हो। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, जो कि मेंडल्स ने अपने लॉ में इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन किया था। रिकॉल दैट यू हैव स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड ड्यूरिंग मियोसिस, और उन लोगों ने देखा कि माइटोसिस के समय भी और मियोसिस के समय भी जो डिवीज़न होता है उसमें यही प्रोसेस हो रही है। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर्स इन पेयर्स, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये भी था कि जो क्रोमोसोम्स, रिमेंबर क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर्ड इन पेयर, जो क्रोमोसोम्स थे वो भी पेयर्ड में होते थे और जो जीन्स अकर होते थे वो भी पेयर्ड में होते थे। द टू एलेल्स ऑफ जीन्स पेयर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और जो एलेल्स थे या एलेल्स ऑफ जीन्स जो थे वो कहाँ लोकेट होते थे, होमोलॉगस साइड पे। किसके होमोलॉगस साइड पे, क्रोमोसोम्स के होमोलॉगस साइड पे जो है कि लोकेट हो रहे थे। इस तरीके से जो है कि इनके जो कैरेक्टर्स को था या इनके मेंडल्स के जो है जानकारी को 3 वैज्ञानिकों ने स्टडी किया और पाया कि इनके जो वो फिगर के द्वारा है, जर्म सेल फॉर्मेशन ऑफ सेल विथ क्रोमोसोम्स एंड कैन यूज हाउ क्रोमोसोम सिग्रीगेट, और इसमें जो दिखाया गया कि कैसे जो है कि क्रोमोसोम जो है वो सिग्रीगेट होते हैं G1 फेज़ में और G2 फेज़ है। तो सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स मियोसिस एनाफेज में दिखाया गया, आफ्टर मियोसिस सेकेंड एनाफेज है, और देन
जर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि G1 में जो है कि रेड एलल्स बनाया गया है और यहाँ पे ग्रीन बनाया गया। आफ्टर दिस येलो एलल्स देन रेड एंड देन G2 फेज़ में जो है ये डबलिंग हो जाती है इसकी। एंड मियोसिस फर्स्ट में जो है सेपरेशन, जैसे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे वैसे ही वो बिल्कुल प्रोसेस थी। और जर्म सेल में जो है 4 जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो तीन वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने किया, जो कि मेंडल्स ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन उनका जो है कि उस समय पहचाना नहीं जा चुका था कि ये जो थ्योरी है वो क्रोमोसोम्स पे भी अप्लाइड हो सकती है। कंपेरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। यहाँ पे कंपेरिजन है किसका, बिहेवियर जीन्स और क्रोमोसोम्स का। तो अकर्स इन ए पेयर्स, दिस इज जीन्स इज आल्सो अकर्स इन ए पेयर सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन। और ये सेग्रीगेट होते हैं यानी सेपरेट होते हैं कब, गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय, और पेयर में ट्रांसमिट होते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन एंड वन ईच पेयर ऑफ ट्रांसमिटेड फॉर गैमेट्स। इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और ये इंडिपेंडेंटली जो थे ईच अदर एक दूसरे पे डिपेंड ही थे। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली अनदर पेयर। और जो जीन्स जो थे वो कि एक पेयर जो सेपरेट होता था जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं था। ड्यूरिंग एनाफेज meiosis first, the two chromosomes pairs can be aligned. Metaphase split independently of each other, or all of you know that in meiosis मेटाफेज स्टेट क्रोमोसोम्स पेयर अलाइन हो जाते हैं बीच में। अंडरस्टैंड द कंपेयर द क्रोमोसोम्स फॉर डिफरेंट कलर, द लेफ्ट राइट कॉलम। इफ द लेफ्ट कॉलम की पॉसिबिलिटी दिखाया गया, पॉसिबिलिटी सेकेंड जो होती है ऑरेंज क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विथ रेड क्रोमोसोम। पॉसिबिलिटी फर्स्ट जो है वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम्स एट द सेम पोल। और उसी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है। मियोसिस सेकेंड में एनाफेज कंडीशन दिखाया गया है, आफ्टर दिस ये जर्म का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से मियोसिस फर्स्ट में जो है सेम पोल पे होते हैं, फिर मियोसिस सेकेंड में जो है एनाफेज दिखाया गया है, कैसे इनके सेपरेशन होता है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल जो है कि अपने अंदर जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। Now we come on the Sutton and Bowry argue that the pairing and separation of pair chromosomes would lead to the segregation of a pair of factor they carried. सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसको क्या कहा मेंडल ने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा। Sutton and Bowry argued that the pairing and separation of the pair chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. अब इसके बाद 2 वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था सटन एंड बावरी। ये भी आर्ग्यू किए किस पे, पेयरिंग पे, क्रोमोसोम्स की, और would lead to the segregation of pair of factors and they carried। और वो जो भी फैक्टर्स अपने साथ ले, क्रोमोसोम्स कैसे सेपरेट होते हैं, इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स जो पेयर लिए होते हैं उसके साथ वो सेपरेट होते हैं, उस कैरेक्टर के साथ सेपरेट होते हैं। सर्टेन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, और इन दोनों का कंपेरिजन किया गया, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का और मेंडेलियन प्रिंसिपल का, एंड कॉल द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसी को जो क्या कहा गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके लिए उन्होंने किसको लिया, किस पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर जो है एक मक्खी का नाम है। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस आइडियाज एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय
थॉमस हंट मॉर्गन एंड कॉल्गिव। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया किसके बारे में, क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये दूसरे वैज्ञानिक ने किया, उसका नाम क्या था, थॉमस हंट एंड मॉर्गन, और उसके कॉल्गिव उसके सहपाठी थे। डिस्कवरिंग द बेसिस ऑफ द वेरिएशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, और उन्होंने क्या किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या क्या वेरिएशंस आता है उस पर स्टडी किया। मॉर्गन वर्क विथ ए टाइनी फ्रूट्स फ्लाई ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर। मॉर्गन ने किस पे वर्कआउट किया, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर पे। ड्रोसोफिला बॉटनी में ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर विच वेयर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज, और ये बहुत इसके पे स्टडी जो है उन लोगों के लिए आसान था। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। क्यों आसान था, क्योंकि ये सिंपली सिंथेटिक मीडियम में लेबोरेटरी में जो है कि आसानी से इसको तैयार किया जा सकता था। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, और 2 सप्ताह में ही अपनी लाइफ साइकिल को जो है कंप्लीट कर ले रही थी। एंड सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाइज, और एक और इसके अंदर क्वालिटी थी, वो क्वालिटी ये क्या थी, सिंगल मेटिंग। सिंगल मेटिंग में ही इसके नंबर ऑफ प्रोजनी, बहुत सारे प्रोजनी जो है, बहुत सारे बच्चे जो है तैयार हो जाते थे। ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने किसको लिया था, फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर को लिया था। और आल्सो वाज क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द sexes, the male and female flies are easily distinguishable. Also it has many types of hereditary variation that can be seen with low power microscope, और इसको आसानी से वो लोग देख भी पा रहे थे किसके द्वारा, लो माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो ये था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आपके सिलेबस में है, न्यू सिलेबस में भी है, और अकॉर्डिंग टू इससे पहले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है, क्योंकि जेनेटिक्स है आपके सिलेबस में, जेनेटिक्स है, तो इसको अच्छे से आप लोग स्टडी करिएगा। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड इन एनी टॉपिक एंड और इन एनी वेयर यू मे आस्क विथ मी। हियर फिगर इज गिवन, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर मेल एंड फीमेल। ओके, नाउ स्टॉप।